beam is deflected to this particular shape. So this particular shape is called as my elastic curve or deflection curve. So this is my any elastic curve or deflection curve is there. तो इस कर्व में हम लोग कोई दो पॉइंट चूज करते हैं. तो हम लोग जैसे पॉइंट ए चूज करते हैं और पॉइंट बी, इसमें कोई भी दो पॉइंट हम लोग चूज कर लेते हैं. पॉइंट ए या बी तुम्हें चूज करना है. तो उसके बाद तुम लोग क्या करो, डिफ्लेक्शन पॉइंट ए पर तुम लोग इस डिफ्लेक्शन कर्व पर तुम लोग सबसे पहले टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो. तो पॉइंट ए पर टेंजेंट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो तुम्हारा टेंजेंट लाइन है. उसी तरीके से पॉइंट बी पर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है डिफ्लेक्शन कर्व पर, ये तुम्हारा टेंजेंट लाइन है. तो इन दोनों पॉइंट ए पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट बी पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है. इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को तुम्हें फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ये तुम्हारा एम है फाइंड आउट करने का. तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑन द इलास्टिक कर्व टेंजेंट एंड ड्रॉन ऑन ए पॉइंट ए एंड बी. ए और बी पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इन दोनों ही टेंजेंट के बीच में एंगल जो है तुम्हारा डेल ऑफ थीटा ए बी है. तो तुम एम है इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो सबसे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंट ए से बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हम लोग लेते हैं. ये तुम्हारा पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि डिफ्लेक्शन कर्व है. तो ये सो इन दिस पर्टिकुलर इंक्रीमेंटल आर्क, so this particular arc is sustained at angle of a theta. ये पर्टिकुलर आर्क जो है, इसका कुछ रेडियस ऑफ तुम्हारा, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा पॉइंट ओ है. दोनों ही इन पॉइंट से इससे मीट करोगे तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर में तुम्हारा कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ये पर्टिकुलर आर्क जो है वो मानो कि ओ पर एंगल तुम्हारा सब्सटेंड करता है डी थीटा. तो हम लोग लिख सकते हैं दिस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर आर्क का लेंथ जो है वो तुम्हारा डीएक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन कर्व पर है. तो डिफ्लेक्शन कर्व पे लेंथ जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में, पहले ये बीम स्ट्रेट था तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डीएक्स था. क्योंकि ये डिफ्लेक्शन कर्व हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस का ड्रॉ करते हैं. तो सेंट्रोइडल एक्सिस में जो कर्व होता है उसका लेंथ चेंज नहीं करता है. तो प्रीवियसली इसका लेंथ dx था, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन इसका लेंथ अगेन तुम्हारा dx ही रहेगा. तो इस आर्क का लेंथ तुम्हारा dx है, ये एंगल d थीटा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा r है. तो हम लोग लिख सकते हैं d थीटा इजकल टू एल अपॉन आर. सो d थीटा इजकल टू dx अपॉन r. तो उस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं dx इजकल टू डी थीटा इंटू आर. सो इस छोटे से कर्वेचर के लिए हम लोग dx इजकल टू डी थीटा इंटू आर हम लोग लिख सकते हैं इस छोटे से कर्वेचर के लिए. अब इस छोटे से तुम्हारे कर्वेचर पर, जैसे ये पॉइंट जो है तुम्हारा B से तुम्हारा x डिस्टेंस पर हम लोग लिए, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें ये चीज ध्यान देना है कि ये x डिस्टेंस जो है तुम्हारा B से मेजर किया गया है. ये तुम्हारा पॉइंट काफी नोटेड है कि तुम जो भी सेक्शन तुमने काटा है उसे हम लोग पॉइंट B से x डिस्टेंस पर हम लोग यूज किए. ठीक है, तो अगर तुम ये सेक्शन, जैसे ये सेक्शन में दो पॉइंट है, ठीक है, तो इनिशियली ये दोनों पॉइंट जो है उसका बीम का सेक्शन जो है इस छोटे से बीम का ये पोर्शन है. तो ये शेडेड पिंक कलर का जो शेडेड रीजन है तुम्हारा, जब लोडिंग नहीं था तो ये शेडेड रीजन जो है वो तुम्हारा स्ट्रेट बीम का पोजीशन है. तो इस बीम को हम लोग इस वाले फिगर से हम लोग डिनोट किए. तो इस बीम पर जहां पर तुमने सेक्शन काटा है वहां पर कुछ बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा एक्ट करेगा. तो इस, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन है. इस क्रॉस सेक्शन में तुम्हारा कुछ बेंडिंग मोमेंट एक्ट लग रहा होगा इस
साइड पर, उसे हम लोग कैपिटल एम कहते हैं। ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, सो दिस एक्स इज मेजर फ्रॉम ए पॉइंट बी। उसी तरीके से इस वाले फेस पर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो तुम्हारा एम प्लस डी एम, सेकेंड वाले सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो एम प्लस डी एम तुम्हारा एक्ट कर रहा है। तो हम इस सेक्शन पर हम लोग, अगर तुम लोग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो जिस सेक्शन को तुमने कंसीडर किया है उस सेक्शन पर तुम लोग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला को तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए तुम्हें इस लोडिंग के कारण तुम लोग सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है तो ये पॉइंट जो है वो तुम्हारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट जो है वो तुम्हारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेंडिंग डायग्राम जो है तुम्हारा एम अपॉन ई आई का तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट एम डिवाइडेड बाय ई आई का डायग्राम तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। तो तुम बी पार्ट से, अगर बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर अगर तुम लोग मूव करते हो बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, तो ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन स्पेशली क्या है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई। उसी तरीके से x प्लस डी एक्स पर अगर मूव करते हो तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, m प्लस डी एम डिवाइडेड बाई ई ऑफ आई, इस वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करना है। इस फिगर में तुम्हारा क्या है, डीएम जो है वो तुम्हारा निगेटिव इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। तो हम लोग जनरली हम लोग मानते हैं कि अगर डी एक्स मूव करते हैं तो डीएम प्लस डीएम है, तो इस पर्टिकुलर फिगर के लिए डीएम निगेटिव, इस पर्टिकुलर फिगर से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं मोमेंट जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग बी से एक्स डिस्टेंस मूव करते हैं फर्दर तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज करे इस पर्टिकुलर फिगर के लिए, ठीक है। तो इस सेक्शन पर तुम लोग बेंडिंग मोमेंट फ्लेक्सुलर फार्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो। तो हम लोग इन दोनों फार्मूला से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। तो ये दोनों तुम्हारे पास फार्मूले हैं, एक है तुम्हारा फ्लेक्सुलर फार्मूला, आई छोटे से एलिमेंट में डी एक्स इक्वल टू डी थीटा इनटू डी ऑफ आर। अब हम लोग रेडियस फ्लेक्सुलर फार्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दिस पर्टिकुलर आर। सो इस रिलेशन से आर की जगह पर हम लोग डी एक्स अपॉन डी थीटा यूज कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर इस वाले फ्लेक्सुलर फार्मूला में हम लोग डी एक्स अपॉन डी थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस रिलेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो, डी थीटा इक्वल टू एम अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ओ पर तुम्हारा एंगल जो है कितना बना रहा है, डी थीटा जो है वो इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई और इस सेक्शन का तुम्हारा लेंथ ऑफ डी ऑफ एक्स। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन एंगल सस्टेन एम अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। सो डी थीटा इज रिलेटेड विद द बेंडिंग मोमेंट एंड दिस पर्टिकुलर ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी डी ऑफ एक्स एंड फ्लेक्सुलर रिजिडिटी। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को अगर तुम लोग बी से ए के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें इस इक्वेशन को तुम्हें इंटीग्रेट करना हो। तो डी थीटा को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, बी से ए के बीच में, और इस वाले इक्वेशन को हम लोग बी से ए के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। तो बी पॉइंट पर तुम्हारा स्लोप कितना था, तुम्हारा ये बी पॉइंट पर अगर तुमने ट्रांजेंट ड्रॉ किया है तो ये टैंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल डी थीटा बी बना रहा है। तो हम लोग बी पॉइंट पर थीटा बी बना रहा है, ए पॉइंट पर टैंजेंट जो है वो तुम्हारा थीटा ए बना रहा है। तो हम लोग बी पर थीटा बी सब्स्टिट्यूट करेंगे और ए पर थीटा ए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा आ जाता है डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा आता है तो ये तुम्हारा हो गया थीटा ए माइनस थीटा बी, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुमने बनाया है, ठीक है। तो अब हम लोग ये टर्म देखते हैं m अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। सो ये पर्टिकुलर टर्म तुम्हारा किस इस फिगर में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पॉइंट पर ये वर्टिकल लाइन तुम्हारा m अपॉन ई आई, ये फिगर हम लोग m डिवाइडेड बाई ई आई के रेस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ किए। तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो तुम्हारा m अपॉन ई आई है
और ये डिस्टेंस डी ऑफ एक्स है। तो ये शेडेड रीजन जो है वो m अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन को b से a के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो इसका अर्थ है तुम्हारा m अपॉन ई आई का शेडेड b से a के बीच में तुम अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते हो तो ये तुम्हें इसका इंटीग्रेशन जो है b से a में जो इंटीग्रेशन करते हो तो दिस दिस रिप्रेजेंट एरिया इंक्लूडिंग फ्रॉम b टू a। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए टू बी। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम तुम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले तुम लोग फॉर्म कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का, और उसमें बी से ए के बीच में अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते हो तो ये चेंज इन द एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो ये थीटा ए माइनस थीटा बी। तो इसी चीज को हम लोग वर्ड्स में यूज किए। ये तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम है, तुम्हारा एरिया मोमेंट थ्योरी, इसका एक्सप्लेनेशन जो इस तरीके से, ठीक है। सेकंड थ्योरम जो है, हाँ ठीक है, अभी इस फर्स्ट थ्योरम में अगर किसी को डाउट है किसी पॉइंट पर तो पूछ सकते हैं, हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड है तुम्हारा एरिया मोमेंट मेथड थ्योरम नंबर 2। ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, तो इसे थोड़ा सा समझना। आपका आईडी कार्ड बन गया? नहीं, स्लिप थी आपकी एम्प्लॉयमेंट कार्ड में? एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉय को नहीं। तो अनिल वर्मा के साथ आप देख बनवा लीजिए ना, ठीक है, अपने विभाग में जिन लोगों बाकी है, अच्छा अच्छा, एक साथ बनवा लीजिए, ठीक। सेकंड एरिया मोमेंट मेथड में तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुमने पॉइंट ए और पॉइंट बी को तुमने चूज किया, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, पॉइंट ए से तुमने टैंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट ए से तुमने टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब पॉइंट बी से तुमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो सेकंड एरिया मोमेंट मेथड में तुम्हें बी और बी डैश के बीच में डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा सेकंड एरिया मोमेंट मेथड में हम लोग बी और बी डैश के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये सेकंड एरिया मोमेंट मेथड से तुम्हें बी और बी डैश के बीच में डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या टेक्निक यूज किया गया है, ये तुम्हारा सेक्टर है, तुम्हारा ये पर्टिकुलर सेक्टर है, ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो तुम्हारा इस पॉइंट पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया और एट एक्स प्लस डी एक्स पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस पर्टिकुलर आर के कारण तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है ये पॉइंट ए और ये तुम्हारा बी और बी डैश में ये कंट्रीब्यूशन डी ऑफ टी है। तो ये डी ऑफ टी वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हें डी टी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है। ये दोनों ही टेंजेंट के बीच में अगर इस स्मॉल आर्क पे अगर तुम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इन दोनों ही टेंजेंट के बीच में एंगल, अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो किसी भी सर्कुलर कोई भी अगर सेक्टर लेते हो तो इन दोनों के बीच में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो एंगल भी तुम्हें डी ऑफ थीटा बनाता है। तो अगर ये डी ऑफ थीटा है तो ये पर्टिकुलर डी ऑफ टी जो है अगेन ये कॉर्ड है तुम्हारा, अगर तुम्हें कॉर्ड मानते हो तो कॉर्ड जो है, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा छोटा है, तुम ये आर्क लेंथ के बराबर हो सकता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ थीटा डी टी इजकल टू स्पेशली या यू कैन टेक दिस डी टी इजकल टू, यहाँ पर तुम्हारा है डी टी इजकल टू एक्स इंटू डी ऑफ थीटा, ठीक है। अगर ये डी टी है, जैसे ये तुम्हारा एल है तो एल इजकल टू थीटा इंटू आर, आर की जगह पर ये डिस्टेंस तुम्हारा एक्स रहेगा, तो डी ऑफ टी इजकल टू डी थीटा इंटू एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो x इंटू डी थीटा इजकल टू नथिंग, इट इज डी ऑफ टी। अब a से b के बीच में अगर इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेशन तुम करते हो इस टर्म को x इंटू डी ऑफ एक्स को, तो तुम्हें
बी डैश का तुम्हें डिस्टेंस, तुम लोग डिस्टेंस ये बी और बी डैश के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बी और बी डैश के बीच में डिस्टेंस जो है टी बी ए को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग x इंटू डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी के बीच में, ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू बी एंड बी डैश। ठीक है, अब x का वैल्यू तुम्हें x है, डी थीटा के जगह पर तुम लोग सब्सिट्यूट करते हो। तुमने फिगर में तुम लोग अभी डी थीटा तुमने फाइंड आउट किया था, डी थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। तो डी थीटा के जगह पर हम लोग एम अपॉन ई आई इंटू डी ऑफ एक्स सब्सिट्यूट करते हैं। तो डी थीटा के जगह पर एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स सब्सिट्यूट करते हो। तो इस टर्म का अगर तुम लोग इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में करते हो तो तुम्हें बी और बी डैश तुम्हें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ मेथड है। तो अगर तुम्हें मोमेंट का इक्वेशन तुम्हें पता है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, तो तुम ये इंटीग्रेशन तुम्हें परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये दोनों ही तुम्हारे एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है, इसी मेथड को यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे इसको हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि ये तुम्हारा है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट सी मिड पॉइंट पर तुम्हारा डब्ल्यू फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर तुम्हें ये तुम्हारा प्रॉब्लम दिया हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें ड्रॉ कर देना है। तो ये डायग्राम जो है तुम्हारा ट्रायंगुलर, ये डायग्राम जो है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई। तो स्पेशली बेंडिंग एम डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई, ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई। तो एम अपॉन ई आई तुम्हें फिगर, तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय ई आई तुम्हें ये बनाना है। ठीक है, उसको यूज करके तुम कैसे फाइंड आउट करते हो ये हम लोग देखते हैं। तो तुम्हारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये स्लोप तुम्हारे पॉइंट ए पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है थीटा ऑफ ए। ठीक है, तो ये एंगल तुम्हें थीटा ऑफ ए तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इस थीटा ऑफ ए फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तुम्हारा ए से बी के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा एल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा एल है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, या अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा एल है, ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो ये डिस्टेंस टी बी है। बी से इस पॉइंट ए पर तुमने टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, बी से बी डैश का डिस्टेंस जो है टी ऑफ बी ए डिनोट किया गया। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस टी बी ए इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा ए मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर लेंथ ए बी। तो थीटा ए इंटू एल इंटू टी ऑफ बी, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है। अब तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, अब तुमने इसमें करना क्या है, स्पेशली बी और बी डैश तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो बी और बी डैश निकालने का क्या तरीका है तुम्हारा, तुम्हें सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ मेथड यूज करना होगा। तो ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी पर तुम्हें क्या है, ये पॉइंट बी है, तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से तुम्हें पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसका क्या टेक्निक होता है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इस वाले डायग्राम का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो इस फिगर में पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट तुम्हें फाइंड आउट करना है, इसलिए तुम्हें ये फाइंड आउट करना है एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी ऑफ एक्स, एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तुम्हें ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इस इंटीग्रेशन का फाइंड आउट करने का दो मेथड है। सबसे पहले अगर तुम्हें इक्वेशन पता है तो इस इक्वेशन में एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस टी बी ए तुम्हारा डिस्टेंस बी और बी डैश तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका है, तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुमने ड्रॉ किया, तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तुम्हें इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय ई आई का तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना। तो इस पूरे ए से बी के बीच में तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो तुमने ड्रॉ किया वो एरिया तुम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इस प्लेन सेक्शन का सेंट्रॉइड तुम लोग फाइंड आउट कर लो।
ये सेक्शन जो है तुम्हारा ये सिमेट्रिकल अबाउट तुम्हारा ये इसका सिमेट्रिकल है, ये तुम्हारा आइसोलेस ट्रायंगल है। तो इसका सेंट्रॉइड जो है वो तुम्हारा इस वर्टिकल लाइन पर इंडिकेट करता है। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने का अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये होता है तुम्हारा एरिया मल्टीप्लाई बाय पॉइंट बी से इसके सी जी के बीच में डिस्टेंस, ये तुम्हें ये इंटीग्रेशन को तुम्हारा आ जाता है। ठीक है, उसी चीज को देखिए। तो इस बीम का लेंथ कितना है, कैपिटल एल। इसका हाइट जो है डब्ल्यू एल अपॉन 4 EI है। तो इसलिए इसका एरिया तुम्हारा हो जाएगा हाफ, this is the height of this particular triangle, and this L is the length of this particular base. So L 1 upon half WL divided by 4 EI plus L. So this is the area of this particular diagram. This particular A से B के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो तुम्हारा एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो तुम्हारा एरिया है। ठीक है, अब क्योंकि इस सेक्शन का सेंट्रॉइड जो है इस वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा, तो इस पॉइंट से पॉइंट बी पर तुम्हारा अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एरिया को तुम लोग ड्रॉ करते हो, तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है L/2 होता है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से इसके एरिया पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा L/2 है। तो अगर तुम ये कैलकुलेट कर लेते हो तो ये पर्टिकुलर टर्म जो है तुम्हारा बी और बी डैश को रिप्रेजेंट करता है। उसमें से अगर हम लोग इस एल को अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस पॉइंट ए पर तुम्हारा स्लोप आ जाता है। तो इसका स्लोप तुम्हारा इस तरीके से तुम लोग एरिया मोमेंट मेथड पर पॉइंट ए का तुम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। ये तुम्हारा ये मेथड है। तो ये इस मेथड से हम लोग स्लोप एट पॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया मोमेंट मेथड से। अब सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा पहला है थीटा ए फाइंड आउट करने के लिए। और ठीक, सेकेंड स्टेप में तुम्हें इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट कर रहा है, इसके मिड पॉइंट सी पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन का अर्थ है, जैसे ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट सी डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा ये तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो डेल ऑफ सी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उससे तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम एरिया मोमेंट मेथड को यूज करके। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं सी पार्ट के लिए यूज करने के लिए। तो पॉइंट ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2 है। तो पॉइंट ए से सी के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा L/2 है। ये एंगल जो है वो तुम्हारा थीटा है। तो ये डेल सी प्लस टी सी बी इक्वल टू थीटा ए मल्टीप्लाई बाई L/2। तो ये परपेंडिकुलर ये दोनों ही डिस्टेंस का समेशन जो है वो तुम्हारा थीटा ए इंटू L/2 के बराबर होगी, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इसी चीज को लिखा गया तुम्हारा थीटा ए इंटू L/2 इक्वल टू डेल ऑफ सी प्लस टी सी ए। थीटा ए तुमने फाइंड आउट कर लिया, तो इस चीज को थीटा ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल ऑफ सी तुम्हें फाइंड आउट करना नहीं पता। टी सी ए के लिए तुम्हें क्या है, जैसे पॉइंट ए से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये तुम्हारा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस पॉइंट से तुम्हें मीट करना है। तो तुम्हें सी और सी डैश तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सी और सी डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या तुम्हारा मेथड होना चाहिए, तो मैं सी से ए के बीच में ये बेंडिंग मोमेंट एरिया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें पता है। तो तुम्हें पॉइंट सी के अबाउट इस सेक्शन ए से सी के बीच में जो तुम्हारा मोमेंट एरिया है, बेंडिंग मोमेंट एरिया है, पॉइंट सी के अबाउट तुम्हारा मोमेंट लेना। तो उससे मोमेंट लेने का क्या टेक्निक है, पॉइंट ए से सी के बीच में ये हाफ पोर्शन ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहले सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हो। इसका सेंट्रॉइड का इस सेक्शन का सेंट्रॉइड तुम लोग लोकेट कर सकते हो। इसके सेंट्रॉइड को लोकेट कर दो, फिर इसका पॉइंट सी से ए के बीच में इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करके फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी चीज को तुम्हें फाइंड आउट करने का क्या टेक्निक है, तो ये पर्टिकुलर लेंथ जो है तुम्हारा हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दिस इज हाइट ऑफ माय ट्रायंगल एंड लेंथ विड्थ इक्वल टू L/2। तो इस ट्रायंगल इसका एरिया तुम्हारा है हाफ इंटू
height of this particular triangle into base of this particular triangle, that is L upon 2. अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो है सेंट्रॉइड जो है तुम्हारा, इसका लेंथ तुम्हारा L अपॉन 2 है, तो G का कोऑर्डिनेट इस वर्टिकल पॉइंट से इसका G का कोऑर्डिनेट तुम्हारा L अपॉन 3 होता है। L के जगह पर ये तुम्हारा लेंथ L अपॉन 2 है, तो हम लोग L अपॉन 6 तुम्हारा तुम्हारा इस पर G का कोऑर्डिनेट है। इस सेक्शन का तुम्हें सेंट्रॉइड लोकेट करना है। तो इसी टर्म को L अपॉन 6 से हम लोग, ये सी जी है तुम्हारा उस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट एरिया का, सी जी है L अपॉन 6 है। इसे अगर तुम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो डेल ऑफ सी को तुम पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन है। तो ये दो मेथड है। इस मेथड से तुम लोग को एग्जांपल, ये मैंने पीडीएफ शेयर किया है, इसी मेथड से तुम लोग को बाकी सभी प्रॉब्लम तुम लोग को सॉल्व किया जाए। तो तुम लोग इसमें ईच क्वेश्चन जो है खुद से अपना देखना, अगर डिफिकल्टी होता है तो तुम लोग आगे तुम लोग प्रोसीड करना। ठीक है, अभी तक इसमें तुम्हारा कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 तक। ठीक है, और हेलो सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ सर सर ये जो स्लोप और डिफ्लेक्शन जो निकाला जाता है, कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड कोई भी बीम हो, हाँ हाँ। तो सर इसमें जो लोड लगाया जाता है, ये मतलब कैंटिलीवर बीम के ऊपर लगाया जाता है सर। इसको कंप्रेशन फोर्स से भी तो इसको सर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं सर। हेलो हाँ हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो, हमको थोड़ा सा समझा सर, इस पाओगे? पे कंप्रेशन कंप्रेशन फोर्स लगाने के बाद भी सर ये मतलब बीम डिफ्लेक्ट हो सकती है ना सर? इसमें भी मतलब डिफ्लेक्शन ऐसे भी तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, कंप्रेशन का तुम्हारा अर्थ, कंप्रेशन का अर्थ नहीं समझ पाए। कंप्रेशन का अर्थ क्या कहना चाहते हो? क्या सर? कंप्रेशन का अर्थ नहीं समझ पाए। कंप्रेशन तुमने वर्ड यूज किया है ना, वो कंप्रेशन का तुम्हारा मीनिंग क्या है? सर सर एक मतलब जो फोर्स लगा, हेलो सर, जो मतलब लोड के जो ऊपर से जो फोर्स लगाते हैं उसमें हम्म। सर, वो हाँ तो हाँ मतलब हाँ, मतलब हाँ हेलो हेलो, अपना अपना बात कंप्लीट करो। सर, तो उसमें मतलब उसके एक तो होता है सर टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो उसको कंप्रेसिव से भी तो सर उसमें मतलब डिफ्लेक्शन सर जनरेट कर सकते हैं ना उसमें, कम, कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद भी कंप्रेसिव। अच्छा, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव का अर्थ है क्या? पॉइंट ए पर तुमने हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ कर लिया, पॉइंट बी सर पर तुमने मतलब दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद भी तो सर डिफ्लेक्ट हो सकती है ना? नहीं, वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। दो कंप्रेसिव का अर्थ, अगर तुमने जैसे इस पॉइंट ए पर तुमने फोर्स लगा दिया, बी पर तुमने फोर्स लगा दिया, तो वो फोर्स अगर ए और तुम्हारा बी दोनों साइड में सर हाँ कंप्रेसिव दोनों फोर्स। हाँ, तो वो बकलिंग का एक फिनोमेना होता है। बकलिंग का फिनोमेना होता है, उससे भी डिफ्लेक्ट होता है। वो फिनोमेना स्पेशली हम लोग बकलिंग में यूज करते हैं। बकलिंग फिनोमेना होता है, उसमें हम लोग बकलिंग यूज, जैसे ए पर तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है, बी पर तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सबसे पहले अगर तुमने पॉइंट ए पर तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया पी फोर्स, बी पर तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया पी फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले पी जो है 0 से लेके पी क्रिटिकल वैल्यू अगर तुम लोग चूज कर लोगे, तो एक पर्टिकुलर लोड के कारण ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है, वो तुम्हारा ए बी का डिस्टेंस जो है तुम्हारा, सबसे पहले लेंथ तुम्हारा डिक्रीज होगा। अगर P जो है एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू तुम्हारा अगर इंक्रीज कर देते हो, तो ये बीम जो है इंस्टेड ऑफ ए बी का बस स्ट्रेट लेंथ इंक्रीज करके ये तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो फेनोमेना को हम लोग बकलिंग कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो बकलिंग फेनोमेना होता है, तो वो फेनोमेना बकलिंग में पढ़ाया जाता है। हाँ, डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लोड के बाद तुम्हारा ये जो है डिफ्लेक्ट करता है, उस फेनोमेना को हम लोग बकलिंग कहते हैं। सर ये मतलब इसमें इस तरह से डबल इंटीग्रल मेथड से इसमें नहीं सर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? डबल इंटीग्रेशन मेथड से सारे प्रॉब्लम, बीम के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एरिया ओके मोमेंट ऑफ सर। मेथड, हाँ एरिया मोमेंट ऑफ मेथड से क्या तुम्हारा सुविधा रहता है? एरिया मोमेंट स्पेशली एरिया मोमेंट मेथड में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डिफ्लेक्शन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एरिया मोमेंट मेथड अगर कोई अगर इस पर किसी बच्चे का कमांड रहता है एरिया मोमेंट मेथड पर, तो वो किसी भी पॉइंट पर जो है बहुत आसानी तरीके से डिफ्लेक्शन और स्लो फाइंड आउट कर सकता है। उसके लिए उसे कुछ नहीं, सबसे पहले
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो थ्योरम 1 से तुम्हारा क्या होगा, किसी कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लोगे, तो 2 पॉइंट का चूज कर लेते हो तो दोनों ही पॉइंट पर तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर देना। अब उन दोनों ही पॉइंट में तुम लोग ए से बी के बीच में तुम लोग अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते हो एम अपॉन ई आई का, ठीक है, तो उस ए से बी के बीच में अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते तो वो एरिया तुम्हारा दोनों ही पॉइंट ए पर तुमने स्लोप डाला है, पॉइंट बी पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों ही टेंजेंट के बीच में एंगल जो है वो तुम्हारा एरिया अंडर एम अपॉन ई आई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एरिया से पहला थ्योरम से तुम्हारा 2 पॉइंट के बीच में टेंजेंट के बीच में एंगल तुम्हारा फाइंड आउट सकता है। अब तुम्हारा दूसरा थ्योरम कहता है कि दूसरे थ्योरम में क्या कर सकते हो, जैसे तुमने कोई 2 पॉइंट चूज किया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी तुमने चूज किया, ठीक है, तो सेकंड थ्योरम से क्या फायदा है, पॉइंट ए से तुमने ट्रांजेंट ड्रॉ किया है, अब पॉइंट बी से तुमने इस टेंजेंट पर तुमने वर्टिकल लाइन तुमने ड्रॉ कर दिया, तो सेकंड थ्योरम से तुम बी और बी डैश के बीच में बी और बी डैश तुम्हारा फाइंड आउट कर सकते हो सेकंड थ्योरम से। अब उसमें करना क्या है, ए और बी के बीच में तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये एरिया पूरा एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, ए से बी के बीच में बेंडिंग एम अपॉन ई आई के बीच में जो एरिया है ये एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते हो उसके बाद इस सेक्शन का तुम्हें ए से बी के बीच में इस सेक्शन का सेंट्रॉइड लोकेट करना है, जैसे ये तुम्हारा सी जी है। अब तुम्हें करना क्या है, पॉइंट बी के अबाउट जो तुमने एरिया फाइंड आउट करना है उस एरिया मल्टीप्लाई बाय सीजी से जो तुम्हारा बी पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो मानो कि सीजी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो वो डिस्टेंस तुम्हारा डी है, तो डी मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते ए से बी के बीच में तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस डी और दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो दोनों ही को मल्टीप्लाई कर देते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो बी और बी डैश तुम्हारा निकल जाएगा। ये सेकंड एरिया मोमेंट मेथड करता है, ठीक है। इसी चीज को सभी प्रॉब्लम में जो होते हैं, इसमें जो 4 प्रॉब्लम है, इसमें 4 प्रॉब्लम है, ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम को दोनों ही मेथड से तुम्हारा क्या है, डबल इंटीग्रेशन में काफी डिफ्लेक्शन कर्व ड्रॉ करने के लिए काफी टाइम यूज करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम तुम्हें बता दिया जैसे पॉइंट सी पर तुम्हें फाइंड आउट करना है, चाहे ए और सी के बीच में किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर तुम्हें फाइंड आउट करना है, चाहे ए और सी के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पर तुम्हारा किसी भी ए और बी में किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है, चाहे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो एरिया मोमेंट मेथड से तुम्हारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कमांड रखने के लिए क्या है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन से तुम्हें सॉल्यूशन पता है, एरिया मोमेंट मेथड से सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रोसीड करो और उसे एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कभी कभी ये जो है तुम्हें आसान पड़ेगा। यही है तुम्हारे एरिया मोमेंट मेथड। सर कैंटिलीवर बीम को एरिया मोमेंट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर? हाँ, कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, जितने भी बीम्स पढ़ाए, जितने भी बीम्स है 4-5 बीम्स ही रहता है जनरली, सभी मेथड में सभी बीम्स में एरिया मोमेंट मेथड भी यूज कर सकते हो और डबल इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, तो सारे मेथड में बीम्स का कोई भी प्रॉब्लम है, बीम्स का कोई भी प्रॉब्लम है उसे सिंपली डबल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बीम्स का कोई भी प्रॉब्लम है उसे डबल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से बीम का कोई भी प्रॉब्लम है अगर तुम्हारा सिंपल कंडीशन मालूम है, जैसे अभी पॉइंट लोड, अभी तुम्हारे जैसे इसमें कोई अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ये तुम्हारा पॉइंट लोड लगा हो, तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी तरीके से तुम्हें यूनिफॉर्मली जैसे पॉइंट सी पर इस लोडिंग के कारण पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसमें कहने का अर्थ है एक सुपरपोजिशन मेथड आता है, तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण सी पर तुम्हारा रेडीमेड फार्मूला तुम्हारा यूज होता है, सी पर फ्री इन पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन आता है। अब पॉइंट लोड लगाते हो, अब तुम्हारा डब्ल्यू जीरो कर दो, बस पॉइंट लोड लगता है, तो उससे तुम्हारा इस सी पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन जो है पॉइंट लोड के कारण जो होता है पी एल क्यू अपॉन 3 ई आई आता है,
और इस W के कारण तुम्हारा कुछ नंबर आता है WL4 डिवाइडेड बाई 8EI करके कुछ नंबर है C पॉइंट पर। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण अगर C पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो दोनों ही टर्म को जोड़ दो, तो उससे सुपरपोजिशन मेथड यूज होता है। तो जैसे जैसे मेथड, जैसे पहले डबल इंटीग्रेशन है वो बेसिक है, फिर एरिया मोमेंट है उससे थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, अगर समझ में आ जाता है तो वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। फिर सुपरपोजिशन मेथड आता है, तो सुपरपोजिशन मेथड सबसे ज्यादा आसान है। उससे कोई कोई प्रॉब्लम उससे बहुत ही 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। रेडीमेड फॉर्मूला रहता है उससे डायरेक्टली यूज करोगे तो वो प्रॉब्लम जो होता है तुम्हारा सुपरपोजिशन मेथड से यूज हो सकता है। फिर उसके बाद कभी कभी जो होता है एक फोर्थ मेथड आता है तुम्हारा एनर्जी मेथड, तो वो तुम्हारा कैस्टिग्लियोन थ्योरम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे जैसे स्टेप, जैसे जैसे मेथड तुम्हारा चेंज होता है, अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है तो तुम्हारा जो लास्ट एनर्जी मेथड है, तो एनर्जी मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। तो बस क्या है कि तुम्हारा वो मेथड तुम्हें समझ में अगर आ गया तो वो तुम्हारे लिए वो मेथड सबसे आसान लगेगा। तो सभी मेथड को तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक। जैसे अभी डबल इंटीग्रेशन से 10 प्रॉब्लम मैंने भेजा था, तुम लोग किसी प्रॉब्लम को जो होता है डबल इंटीग्रेशन से कर लो, फिर उसी प्रॉब्लम को एरिया सेम प्रॉब्लम को एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद देखना है क्या ये सेम प्रॉब्लम जो है सुपर पोजिशन से हो सकता है कि नहीं, सुपर पोजिशन से करना है ना। और फिर बाद में जब एनर्जी मेथड पढ़ा देंगे कैस्टिग्लियोन थ्योरम, तो सोचना है कि कैस्टिग्लियोन थ्योरम से तुम्हें वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो सभी प्रॉब्लम को सभी डिफरेंट चार में से कोई भी एक मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक डबल इंटीग्रेशन मेथड है जो आसान लगता है, वो आसान है भी, और बाकी सब मेथड थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस जितना करोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। बस ये क्या है, जो मैंने पीडीएफ भेजा है तो पीडीएफ एक बार, पीडीएफ मैंने तुम लोग गूगल क्लास में भेज दिया, वो पीडीएफ का एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ डिफिकल्टीज, अगर प्रॉब्लम बनाने में अगर डिफिकल्टीज आएगा तो वो तुम लोग क्लासरूम में नंबर भी दे दिए, तो उसमें सेंड करोगे तो सॉल्यूशन भेज देंगे, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगा एरिया में, सब तीनों सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो तुम लोग पूछना है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है। हेलो सर, क्वेश्चन में हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, क्वेश्चन में मतलब ये भी दिया था कि जैसे मान लीजिए एल लेंथ का कोई बीम दिया है हाँ हाँ और उसमें हाफ पार्ट रिजिड कर दिया है और उसके हाफ पार्ट को मतलब इलास्टिक कर दिया है, और हाँ। इलास्टिक वाले फ्री एंड पे एक एक लोड डब्लू लग रहा है। तो उस कंडीशन में सर डिफ्लेक्शन और उसका एंगल पूछ रहा था। अच्छा हाँ, तो वो है। हाँ तो उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। बहुत सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं, तो सबसे बेसिक वाले वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला डिजिट वाला में होगा तो वो तुम्हारा मूव ही नहीं करेगा, वो सीधा स्लोप तुम्हारा कुछ दोनों ए से बी में सेम स्लोप आएगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो वो तो मैंने पढ़ाया भी नहीं सर तो। सर सर उसमें स्लोप तो सेम रहेंगे मगर डिफ्लेक्शन तो अलग अलग हो जाएंगे ना। हाँ जैसे रिजिड का तुम्हारा होगा तो रिजिड में क्या होगा कि ए से बी के बीच में जो है वो सेम। स्लोप तो सेम रहेगा लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाएगा। हाँ डिफ्लेक्शन अलग होगा क्योंकि थीटा सर वो सेम रहेगा, डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो तुम्हारा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से प्रोपोर्शनल होगा। हाँ डिफ्लेक्शन अलग रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा रिजिड वाले, सही बात बोले। हाँ, तो अच्छे प्रॉब्लम तुम्हें मिलेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम तुमने बोला है, तो अभी तक वो प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं था, लेकिन ठीक है तुम लोग को ज्यादा प्रोसीड। तो ये एरिया मोमेंट में तो इतना ही है काफी। इस पर न्यूमेरिकल्स जो है वो तुम लोग को सॉल्व करवाना होगा, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ अगर डिफिकल्टीज है तो पूछो। मेथड में कुछ डिफिकल्टीज है तो, अगर मेथड समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा